In progress. चलो कल तीन प्रोटोकॉल दो हमने देखा, कौन सा है? लॉग बेस प्रोटोकॉल। दूसरा, हाँ, टू फेज प्रोटोकॉल। तीसरा लिखना। थर्ड वन इज टाइम स्टैम्प बेस प्रोटोकॉल। लिखो, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखना। द टाइम स्टैम्प बेस एल्गोरिदम यूजेस this time stamp based algorithm uses a time stamp to serialize the execution of concurrent transactions. This protocol ensures that this protocol ensures that every read and write operations are executed in timestamp order. बहुत सिंपल है, मतलब जो पहले आया वो काम करेगा, उसका फिनिश होने के बाद ही सेकंड रहेगा। और पहला प्रायोरिटी किसको रहेगा? तो जो पहले आया है उसी को प्रायोरिटी रहेगा। जाओ आगे। नेक्स्ट, थर्ड वन, दिस प्रोटोकॉल यूजेस दिस प्रोटोकॉल यूजेस द सिस्टम टाइम दिस प्रोटोकॉल यूजेस द सिस्टम टाइम और लॉजिकल काउंट और लॉजिकल काउंट एज टाइम स्टैम्प। तेजस कोणता? तेजस, तेजस नीले का? तेजस गावालाच आहे का अजून? हो सर. तर काल परवा होतस का पण तू? नाही सर, टेस्टच्या दिवसापासून नाही. हाँ हाँ। हो चालेल. द सिस्टम टाइम और लॉजिकल काउंट, क्या लिखा हमने? दिस प्रोटोकॉल यूजेस द सिस्टम टाइम और लॉजिकल काउंट एज टाइम स्टैम्प। नेक्स्ट लिखो, द ओल्डर ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी। द ओल्डर ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी इन दिस मेथड, या इतना ही लिखो।
The older transaction is always given priority. This is the most commonly used. Concurrency protocol. हाँ, जो कल हमने दो देखा उसमें से ज़्यादा यूज होने वाला ये है. This is the most commonly used concurrency protocol. हाँ, बहुत सिंपल है, म्हणजे सिंपल है और ज़्यादा यूज होने वाला ये आहे. बेटा ते चार्जिंगचं पण ऑन करून दे. चार्जिंग वाला एग्जाम्पल लिखना. सपोज देयर आर ट्रांजैक्शन T1, T2 एंड T3. Suppose there are transaction T1, T2 and T3. T1 has entered the system. T1 has entered the system at time 0010. T2 has entered the system at time 0020 and T3 has entered the system at time 0030. Therefore, priority will be given to transaction क्या लग रहा है आपको? पहले प्रायोरिटी किसको रहेगा? T1 को, उसके बाद T2 को, उसके बाद T3 को. क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट लिखा, ओल्डर ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी. तो जो पहले सिस्टम में एंटर किया है तो वो रहेगा आपका T1, उसके बाद रहेगा T2 एंड आफ्टर दैट T3. ठीक है. ये वाला पेपर कोड लिख लो, जिन 22521. ठीक है, ये आई स्कीम का पेपर कोड है. आई स्कीम में लास्ट 5th सेम में था ये कंप्यूटर वालों को सब्जेक्ट. हाँ, 90% सिलेबस आपका सेम है, 10% फक्त वेगळा आहे. हाँ, मुझे लेकिन एक ही मॉडेल आंसर मिला उसका. ठीक है, तर तू अजून ते दुसरी एक असतं ना ती साइट जिसपे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना पड़ता है आणि मग. हाँ, तो वैसा आप देखो, ये तो अवेलेबल है, विंटर 19 का पेपर है. हाँ, तो जैसे जिसको मिलता है अजून हाँ ना, म्हणजे आपण त्याच्यावर काम करू. ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो है, कल मैंने क्वेश्चन पेपर भी लिया. क्वेश्चन पेपर इतने अवेलेबल है. 4 ते 5 क्वेश्चन पेपर आहेत, म्हणजे सफिशियंट डेटा है अपने पास. बस मॉडेल आंसर एक ही है. तुम्हाला अजून मिळालं तर ते मला पाठवाल. ठीक है. हाँ, तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक, 4 मार्क्स के लिए पूछा है. ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए लिस्टिंग के लिए 1 मार्क्स है और एक्सप्लेनेशन के लिए 3 मार्क्स है. ठीक है, तो तीनों प्रोटोकॉल आपको एक्सप्लेन करना है 2-2 या 3-3 लाइन में. तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा. ठीक है, चलो एक बार देख लेते क्या क्या हुआ आणि मग पुढे जाऊ. जो नहीं थे, लास्ट 2 लेक्चर हुए उसका वीडियो देख लेना. हाँ, लेकिन बघायला लागेल तुम्हाला, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझेगा नहीं जो एब्सेंट थे वो. ठीक है. हाँ, चैप्टर 1 और 2 जैसे मैंने बोला बहुत सिंपल है, मतलब दोनों दोनों टॉपिक है, 1.1 1.2. चैप्टर 2 में 2.1 2.2. ठीक है, तो उसमें का 1.1 झाला ना आपलं. बघा 1.1 में क्या क्या था देखो.
टू फेज वो हुआ ना, फक्त ग्रांटिंग ऑफ लॉक वो थोड़ा नया डाला है, वो बस आया तो आपको ये आ सकता है। इसका आया तो 2 मास के लिए आ सकता है, लिख लो, मैं बोलता हूँ, चलो, हाँ समझाता भी हूँ। ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स, ठीक है बेटा। सुयोग, श्रेया, तेजस, हो सुयोग तो सर. सुयोग तो होता, श्रेया तू पण होती ना बेटा लास्ट 2 लेक्चर्स? हो. श्रेया चौधरीचं ना। हाँ लिखो, ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स। ग्रांट का मतलब परमिशन देना। अगर आपको याद रहेगा डीबीएमएस में हमने कुठला टीसीएल कमांड था, टीसीएल ही था ना, ग्रांट आणि रिवोक, याद है? ग्रांट मतलब परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन को निकालना, ठीक है? तो ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स लिखो, फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन मेक रिक्वेस्ट टू द डीबीएमएस लॉक मैनेजर। लॉक का मतलब अभी समझ में आना चाहिए। हाँ, लॉक का मतलब परमिशन टू एक्वायर, लॉक का मतलब क्या, या तो डेटा को रीड करना है, नहीं तो क्या करना है, राइट करना है। हाँ तेजस, आपके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, लॉक करना मतलब क्या, डेटा को रीड करना, नहीं तो क्या करना, राइट करना। तो ट्रांजैक्शन मेक रिक्वेस्ट टू द डीबीएमएस लॉक मैनेजर टू एक्वायर लॉक ऑन सर्टन डेटा आइटम्स फॉर प्रोसेसिंग पर्पज and to release them when required. करून देऊ का op? हाँ ना ते कोण जातं ते. हाँ, सेकंड लिखा, डीबीएमएस regulates access to the database by granting or denying lock request. जाऊ, लिखो नेक्स्ट, थर्ड वन, when a transaction request when a transaction request a lock on data item, when a transaction requests a lock on data item and if no other transaction has a lock on same data item, then the lock can be granted.
ठीक आहे, हे लिहू नका, मी सांगतो ते. ठीक आहे, हां, 4th पॉइंट लिखो. फॉर एग्जाम्पल, consider a transaction T2. Consider a transaction T2 has shared mode lock on data item Q. Consider transaction T2 has shared mode lock on data items Q. And transaction and another transaction T1, another transaction T1 request on another transaction T1 request on exclusive mode lock on the same data item. ते झालं का? येईल ते. क्या क्या लिखा? So in this case, T1 has, पूरा लिख लो, मैं समझाता हूँ. T1 has to wait. In this case, T1 has to wait for T2 to release the lock. T2 to release the lock. Meanwhile, T3 request shared mode lock on Q. T3 request, full stop. The lock request is compatible with the lock granted to T2. The lock request is compatible with the lock granted to T2. So T3 may be granted on the shared mode lock. The lock request is compatible with the lock granted to T2. So T3 may be granted the shared mode lock. ठीक है, उन्होंने ये एग्जाम्पल में क्या दिया है समझाता हूँ. लिखा ये अजून आहे पण मी ते नोट्स मध्ये दिल. अभी के लिए आप इतना लिखो, मैं समझाता हूँ. क्या लिखा था हमने? पहले कौन सा ट्रांजैक्शन है? T2 का मोड क्या है? शेयर्ड मोड ऑन डेटा आइटम Q. ठीक है, हाँ. शेयर्ड मोड का मतलब क्या? कल हमने देखा. शेयर्ड मोड का मतलब रीड भी कर सकता है, राइट भी कर. शेयर मोड का मतलब सिर्फ रीड कर सकता है. ठीक है, फिर T1 ने रिक्वेस्ट किया किसके लिए? एक्सक्लूसिव मोड का मतलब रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है ऑन क्यू. ठीक है, एट द सेम टाइम
ये रिक्वेस्ट तो किया, लेकिन फिर T3 ने एंटर किया। T3 ने कौन सा किया? शेयर्ड मोड। ठीक है, तो ये केस में इधर शेयर्ड मोड है, इधर शेयर्ड मोड है, तो ऑब्वियस है इजी कौन सा है? शेयर्ड मोड को शेयर्ड मोड देने का। तो ये केस में फिर कंट्रोल किसके पास जाएगा? T3 के पास जाएगा। लेकिन T1 उसके पहले आया है। अभी हमने देखा टाइम स्टैम्प में कि जो ओल्डर है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, तो अगर इसका खत्म हुआ तो इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका खत्म हो रहा है तो किसको जा रहा है? इसको जा रहा है। और अगर T4 आया और T4 का भी अगर शेयर्ड मोड है तो भी कंट्रोल फिर किसके पास जाएगा? T4 को। तो इसको तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, इसको रुकना ही पड़ेगा। ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या? जब तक और कोई नया आ रहा है जिसको और शेयर्ड मोड चाहिए, तो ये तो बेचारा रुकेगा ही रुकेगा, एंड तक इसको रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए फिर परमिशन जो देते हैं ग्रांट, तो ग्रांट के लिए उन्होंने कंडीशन लिखा है। क्या कंडीशन दिया है? कि अगर कोई एंटर कर रहा है तो एंटर करने के पहले ही डिसाइड करना है कि क्यू आइटम पे क्या क्या कंट्रोल है, मतलब रीड का है, राइट का है। और जब इस पे अगर कंट्रोल है तो बाकी लोगों को इमीडिएटली कंट्रोल देने का जरूरत नहीं है। उनको कंट्रोल कब जाएगा? जब T1 रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद डिसाइड करना है कि कंट्रोल किसको देना है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं ग्रांटिंग। ठीक है, तो ग्रांटिंग का आपके टेक्स्ट बुक में तो बस एक ही पैरा दिया है, और पहली बार लास्ट टाइम भी सिलेबस में नहीं था, पहली बार डाला ये सिलेबस में, तो चांसेस आने का कम है। आया तो भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि व्हाट इज ग्रांटिंग ऑफ लॉक। तो ग्रांटिंग का मतलब यही है। ठीक है, कि परमिशन देना, लेकिन परमिशन के लिए भी कंडीशन क्या है? कि जो पहला, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये इसको जो मैंने ये समझाया, ये कंडीशन को बोलते हैं स्टारवेशन। मतलब यहाँ पे इसको बिना मतलब 3-4 ट्रांजैक्शन होने तक रुकना पड़ेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला है? कुछ रूल्स दिया है, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रूल्स हम लिखेंगे, फिर ये वाला टॉपिक एंड। ठीक है, लिखो। तो टू अवॉइड स्टारवेशन, टू अवॉइड स्टारवेशन फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। कळलं का बेटा? तेजस, सुयोग, श्रेया? हाँ त्याला फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। देखो, पहला, देयर शुड बी नो अदर ट्रांजैक्शन, देयर शुड बी नो अदर ट्रांजैक्शन holding a lock on queue. Second, there should be no other transaction that is waiting for lock on queue. हाँ, मतलब अगर आपको परमिशन ग्रांट करना है तो परमिशन ग्रांट कब करोगे? वो क्यू आइटम पे पहले से ही कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब लाइन में कोई लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हो पता नहीं कि जो ट्रांजैक्शन होने वाला है उसको कितना टाइम लग रहा है। एंड देयर शुड बी नो अदर ट्रांजैक्शन दैट इज वेटिंग फॉर लॉक ऑन क्यू। ठीक है, मतलब ये क्यू आइटम है, तो अगर T1 कर रहा है तो फिर T2 वेटिंग में है, T3 वेटिंग में है, T4 वेटिंग में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया फिर कौन सा कंडीशन आ जाएगा आपका? स्टारवेशन आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं T1 को इस पे कितना काम करना है। हो सकता है 1 आवर लगेगा, हो सकता है 10 आवर लगेगा, तो वो केस में फिर इनको तो रुकना पड़ेगा। तो वो कंडीशन अवॉइड करने के लिए ये 2 पॉइंट दिया है। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखो, इतना आपको 4 या 5 पॉइंट्स में आपको लिखना है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं ग्रांटिंग, ग्रांटिंग ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है बेटा, जाओ आगे। तेजस, सुयोग, श्रेया ओके है? यस सर।
ठीक आहे. चलो पुढे नेक्स्ट वाला क्या था टॉपिक, काय होतं पुढचं, सेंट्रलाइज ये था ना. नेक्स्ट वाला देखो क्या था, सेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज तो बहुत सिंपल है. ऐकलंय का सेंट्रलाइज. हाँ, आपका जो एडमिशन होता है कॉलेज का, हाँ, किया रहेगा आपने फर्स्ट ईयर में, तो वो एडमिशन क्या है, सेंट्रलाइज है. नावस का है सेंट्रलाइज, मतलब एक डेटा, एक मेन सेंटर है, वहाँ पे सब आपका डेटा है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो, सेंट्रलाइज डेटाबेस, एचआर भी यहाँ से एक्सेस कर सकता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर सकता है. ठीक है. और एक दूसरा डायग्राम लाया देखो ये, दिस इज सेंट्रलाइज डेटाबेस. यहाँ पे ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन मेन कहाँ पे वो एक्सेस कर रहे हैं, सेंट्रल डेटा में एक्सेस कर रहे हैं. इसका और एग्जांपल ले लो, बैंक का एग्जांपल ले लो, तो बैंक का डेटा क्या रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा. ठीक है, वो भी आप बोल सकते हो. यूनिवर्सिटी का डेटा रहता है, वो क्या रहता है आपका, सेंट्रलाइज रहता है. ठीक है. तो इस पे क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आया तो वही एक्सप्लेन सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम. ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो अगेन डायग्राम है तो डायग्राम निकालना है, डेफिनेशन, उसके मेन पॉइंट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज आणि डिसएडवांटेज, इतना आपका आंसर होना चाहिए. ठीक है. मेन मेन पॉइंट्स लिखेंगे हम. ठीक है, लिखो, डेफिनेशन लिखना. ये वाला, ये वाला नहीं. लिखो चलो. अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज स्टोर्ड at a single location such as mainframe computer. दिसतंय ना बेटा सुयोग. हो सर. A centralized database is stored at a single location is location such as mainframe computer. Mainframe computer मतलब जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई फाई होता है वो. ये वाला मत लिखो, बाकी ये लिखा, फर्स्ट पॉइंट यही का पुढचं पण लिहिलं. सेकंड पॉइंट लिखना, a centralized database system, a centralized database system stores all data in a single location. A centralized database system stores all data in a single location, typically a central computer or database server.
तीसरा पॉइंट, द डेटाबेस इज एक्सेस, ये वाला है, द डेटाबेस एक्सेस यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन सच एज लैन और वैन, ये हमने लास्ट इसमें देखा था डेटा कम्युनिकेशन में। हाँ, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क। द डेटाबेस इज एक्सेस यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन सच एज लैन और वैन। ये वाला मत लिखना, ये हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, डायग्राम के लिए ये निकालना। दिस इज सेंट्रलाइज डेटाबेस, ये क्लाइंट वन क्लाइंट टू, क्लाइंट का मतलब क्या, कंप्यूटर वन, जैसे वो डिपार्टमेंट हमने देखा। हाँ, ये एचआर का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, परचेस का डिपार्टमेंट। तो क्लाइंट वन क्लाइंट टू ऐसे क्लाइंट 6 तक है। एग्जाम में 4 काढले तरी चालते, सफिशियंट है। और ये एक दूसरे को कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लैन। पार्थ, तो कॅमेरा फक्त थोडासा इकडे करते ना, साइड, नाही नाही, इकडे इकडे इकडे, हाँ बस। करू का त्याला फिरायचं, थोडं प्रेमाने करायला लागतं, त्यांनाही प्रेमाची भाषा कळते, राग त्याच्यावर काढला तर काय. ठीक है, जाओ। हुआ क्या बेटा, तेजस, सुयोग, श्रेया? यस सर। की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ये लिखना है एग्जाम, ये आंसर में आना चाहिए आपका, की कैरेक्टरिस्टिक्स। और यही आपका ऍडव्हान्टेज में मध्ये पण यूज होईल, म्हणजे तुम्हाला हे लिहायचंच आहे. फर्स्ट वन, सिम्प्लिफाइड मॅनेजमेंट. Simplified management because all data in one place. Simplified management because all data in one place. डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? हाँ, क्या? अरे अगर हर
अलग अलग जगह पे डेटा है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर भी चेंजेस करो, इधर भी चेंजेस करो, वहां पे भी चेंजेस करो। जो आप चेंजेस कर रहे हो तो वो एक जगह पे नहीं होगा, आपको 10 जगह पे करना पड़ेगा। बट बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज, एक ही जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हम चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डेटा कंसिस्टेंसी या डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन। जैसे एडमिशन का देखा, 10 जगह पे आपको जाना नहीं है, सेंट्रलाइज एडमिशन है मतलब एक जगह पे आपको जाना है। उसके बाद सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज, इधर लिखना ऑल डेटा इज स्टोर्ड एट सिंगल लोकेशन, ऑल डेटा इज स्टोर्ड एट सिंगल लोकेशन। And last one, single point of control. The DBMS and data, the DBMS and data are managed from a single point. ठीक है, क्या हुआ गाड़ी का, क्या थांबलाय का? जाओ बेटा आगे, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल बैंक डेटाबेस, a bank storing all customer data on a central server. A bank storing all customer data on a central server. और दूसरा लिखा है यूनिवर्सिटी डेटाबेस, और यूनिवर्सिटी मैनेजेस all student records and course information on a central server, on a central server. ठीक है, जाओ नेक्स्ट एडवांटेज लिखो। अभी सब मत लिखो, आप बस मेन मेन पॉइंट्स लिखो, ये मैं बस बोलता हूँ, नोट्स में मिल जाएगा आपको। एडवांटेज, फर्स्ट लिखना कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ऑल यूजर एक्सेस द सेम यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा, सेम डेटा उनको एक्सेस को मिलेगा। तो ये आगे का मत लिखो, नोट्स में रहेगा, आप बस ये हेडिंग लिखना कंसिस्टेंसी। सेकेंड, सिक्योरिटी, मतलब अगर कुछ कोई मुझे सिक्योरिटी मेजर करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीवायरस लगाना है, तो 10 जगह पे एंटीवायरस नहीं लगाऊंगा, मैं एक ही जगह पे लगाऊंगा क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा है। तो वो है आपका सिक्योरिटी वाला पॉइंट। कंट्रोल, अगेन वही, एक ही जगह से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ बैकअप करना है, अपग्रेड करना है डेटा को, तो मैं एक ही जगह पे करूंगा, 10 जगह पे नहीं जाऊंगा।
उसके बाद ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट, वो एडवांटेज में भी आ जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि लेस मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड डेटा रिकवरी पॉसिबल, एक ही जगह पे है तो मैं डेटा को ले सकता हूँ, हाँ 10 जागेवर मला जायला नाही लागणार, तो ये एडवांटेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोलो एक बार देख के बोलो क्या क्या है पॉइंट। कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी, कंट्रोल, सिंप्लिफाइड मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव, डेटा रिकवरी। ठीक है, एकदम फेकायचं जे काहीच हे नहीं है, मतलब इतना सिंपल है, लेकिन वो कैसे लिखना है वो हमको देखना है। डिसएडवांटेज, हाँ यहाँ पे हमने एडवांटेज में सिक्योरिटी लिखा, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है देखना। डिसएडवांटेज में लिखा है सिक्योरिटी रिस्क, मतलब क्या, क्योंकि एक ही जगह पे डेटा है तो एक जगह पे अगर फेल हो गया, मतलब डेटा लॉस्ट हो गया या वायरस चला गया, तो सब क्या सब डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर मीन्स ऑल डेटा फेल्योर, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड वन, नेटवर्क परफॉर्मेंस इश्यूज, नेटवर्क अगर काम नहीं करेगा तो फिर डेटा एक्सेस में आपको प्रॉब्लम आएगा। हाँ जैसे इसका ही देख लो, रिजल्ट जब आपका लगता है तो सिस्टम बार बार हैंग होता है, तो वो वाला एक इशू है। और लास्ट लिखा है स्केलेबिलिटी चैलेंजेस। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या, हाँ बैकअप करने का, या अब कोई अपग्रेडेशन आया तो अपग्रेडेशन करने का, तो अपग्रेडेशन करने के लिए फिर खर्चा भी बढ़ेगा, बार बार वो आपको करते रहना है, जो नया चेंजेस आ रहा है तो वो थोड़ा चैलेंजेस है, तो वो उसको हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, तो 4 मार्काला येऊ शकतो एक्सप्लेन क्लाइंट क्या क्लाइंट बोल रहा हूँ, सेंट्रलाइज डेटाबेस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे डेफिनेशन डायग्राम थे, की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। एडवांटेज इतना लिख के दिया है, 4 लिखा तो भी चलेगा, 4 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज, एग्जाम्पल, ऐसा आपका आंसर होना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना लेते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में कल हम देखेंगे फिर नेक्स्ट, इसमें है आपका क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या है, उसके 3 टाइप है, हाँ वो 3 टाइप देखेंगे, और उसके बाद फिर एक टॉपिक दिया है नया, ट्रांजैक्शन सर्वर एंड डेटा सर्वर। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन सर्वर क्या है, डेटा सर्वर क्या है, बहुत सिंपल है, उसका डिफरेंस आ सकता है आपको, तो वो वाला कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, चलेगा। तेजस, सुयोग, श्रेया, हाँ आज के लिए एंड करते हैं। सेनचं चालू करू एक 5 मिनिटात। Recording stopped.